दिल्ली चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। चंद ही घंटे बचे हैं, मतदाताओं को अब अपना निर्णय ईवीएम मशीन के अंदर कैद करना है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अपनी बूथ टू बूथ रणनीति के अंदर जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के चाणक्य हैं अमित शाह जी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल, इस चुनावी रणनीति के अंदर आपने पन्ना प्रमुखों को भी लगा दिया है। ये कैसी रणनीति है जिसमें बूथ टू बूथ मार्किंग करके रखी है आपने लोगों की? कई बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से चुनाव लड़े हैं। दिल्ली में शायद पहली बार हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और कार्य विभाजन नीचे तक हो, वो चुनावी रणनीति के हिसाब से अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया है और मैं मानता हूं काफी हद तक सफल भी हुआ है। क्या ये अमित शाह जी की स्टाइल ऑफ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। बूथ मैनेजमेंट तक आप लोग गए हैं, क्या आपको ऐसी जरूरत महसूस हुई कि 1 बूथ 10 यूथ करने की जरूरत है इस बार, क्योंकि ये बीजेपी का पुराना नारा रहा है? देखिए, हर चुनाव अच्छे से जीतना हर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और उसको एक चुनौती के नाते हम लड़ते हैं। आपके चंदा प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कई सवाल उठाए। हालांकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आवाम नाम की एक संस्था ने लगाए हैं जो आपसे ही टूट कर आई है। आपको क्या लगता है, उनका 2 करोड़ का चंदा सवालों के घेरे में है? मैं निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है, इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 10 लाख से ऊपर जो भी चंदा आएगा वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी देखेगी, उस पर जांच करेगी और उसके बाद में इसका स्वीकार होगा। अब 10 लाख रुपया जो है वो उससे 50 लाख ज्यादा ही होता है, तो ये 50 लाख रुपये का जो चंदा आया है वो उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने जांच कर लिया होगा। तो अब जब कंपनी फर्जी है, नियमों के तहत नहीं दिया गया है, कंपनी मुनाफा भी नहीं कर रही है, तो आप पार्टी निश्चित सवालों के घेरे में आती है और मैं मानता हूं कि काले धन का ही पैसा वाइट कर चुनाव लड़ने के लिए लाया गया है। लेकिन आप पार्टी का कहना है कि हमने तो सब वेरिफिकेशन किया था, अगर गलती है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की है, क्योंकि उनका पैन नंबर था, उनका बैंक अकाउंट था, उनका कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन था, तो ये देखना, ये तीनों चीजों का वेरिफिकेशन उन्होंने किया था, तो इसमें उनकी क्या गलती बनती है? नहीं, ये तीनों चीजें तो हमेशा होती है जी। जो पैसा वाइट करने के लिए कंपनी चलाती है उसमें होती है, मगर उनका जांच करने का दायित्व एक है। 50 लाख जितनी बड़ी रकम अगर कोई कंपनी देती है तो उसके वेयरअबाउट्स देखने चाहिए थे। वो कंपनी कौन है, कहाँ है, क्या बिजनेस है। कोई वैसे तो 50 लाख रुपया नहीं दे देता और रात को 12 बजे चारों चेक एक साथ 2 करोड़ के जमा हो जाना, और वो दिन उनके चंदा के कलेक्शन में सबसे बड़े चंदे देने वाला दिन है और बाद में कहते हैं कि ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है ये बात किसी के गले नहीं उतरती। क्या आप इसमें कुछ छुपा रही है? छुपाने जैसा भी नहीं है, सब खुला पड़ चुका है, अब क्या छुपा है। चेक उनके अकाउंट में जमा हुआ है, बेनामी कंपनी है, मुनाफा नहीं है कंपनी में, नियमों के तहत चंदा नहीं दिए गए, इसमें छुपाने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। बीजेपी क्या चाहती है आपसे, क्योंकि आप जवाब भी दे चुके? उनका हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्पष्टता कर देनी चाहिए कि ये पैसा कैसे आया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी से जांच करा लो इसकी। चुनाव तो 7 तारीख तक है, उनको भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट की जांच 7 तारीख के पहले नहीं हो सकती, केस भी नहीं चल सकता, न भारत सरकार जांच कर सकती है, तो 7 तारीख के पहले उन्होंने ये स्पष्टता करनी चाहिए। लेकिन उनका तो कहना है कि ईडी का डायरेक्टर अगर टेलीफोन करे, वित्त मंत्रालय का आदमी अगर टेलीफोन करे तो 24 घंटे के अंदर जांच पूरी हो सकती है। वही आर्गुमेंट देते हैं। ये सबसे अच्छा है कि वो ही कह दे, उन्होंने ही कह देना चाहिए। उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आपको लगता है अधूरा आया है? अधूरा ही है। अगर सरकार चाहे तो इन चंदा देने वाली कंपनियों पर कि वो ही कह दे, उन्होंने ही कह देना चाहिए। उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आपको लगता है अधूरा आया है? अधूरा ही है। अगर सरकार चाहे तो इन चंदा देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए,
जो आवाज या जो संस्था है अवाम, उसने कोई डिमांड की है, भारत सरकार उस पर उचित कार्यवाही करने के समय करेगी। मैं भारत सरकार की ओर से यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चंदा जो रात को 12 बजे अचानक ही 2 करोड़ का जमा हो जाता है और कंपनियां फर्जी निकलती है, तो लेने वाले पर निश्चित रूप से सबको शंका आती है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ईमानदार होने का दावा करती है। ये कहती है कि हम इस जो राजनीति का हमाम है जहां पर सब गंदे हैं, मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जहां सब गंदे हैं वहां पर हम सबसे साफ हैं, तो इसकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये उन्होंने कहना चाहिए, मैं तो मानता हूं। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। चले साहब, ध्यान भटकाने की बात है, मगर मैं इतना ही स्पष्ट कर गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, वो सच बोल दे, सिर्फ बस सच बोलते बस। आप तो कहते हैं कि केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है, बीजेपी कहती है लगातार। काफी बार बोले हैं वो, इसलिए कहते हैं लोग, परंपरा है उनकी। कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, शीला दीक्षित पर एफआईआर करेंगे, हर रोज लोक दरबार करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट कर देंगे, हम एग्जीक्यूटिव क्लास में कभी सफर नहीं करेंगे। काफी सारी चीजें उन्होंने कही है जो कभी नहीं की है। अच्छा सर, आपके अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलना चाहिए? आज हम कंफर्टेबल मेजोरिटी पर खड़े हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ये 2 दिन में 2/3 की ओर बढ़त ले लें। लेकिन आपने मिशन 60+ की बात कही, 2/3 इसी के आसपास होता है। बिल्कुल। क्या दिल्ली में चुनाव नतीजों को लेकर पार्टी के मन में कोई घबराहट है? क्योंकि आपका कैंपेन लगभग 10 दिन से चल रहा है कि बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं। ठीक है, हम बौखला गए इसकी चिंता वो न करें। उनका ऐसे कहने में मुझे कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आती है। आपको लगता है आप बौखला गई? नहीं, हम तो स्वस्थता से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नीचे बूथ तक का माइक्रो प्लानिंग कर लड़ रहे हैं, इसमें बौखलाहट का कहीं सवाल नहीं। आत्मविश्वास के साथ हमारे निश्चित किए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़े। नहीं, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट यह है कि आपने पूरे घोड़े खोल दिया, आपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, आपने 200 से ज्यादा अभी जितने केंद्रीय मंत्री लगे हैं ना, उससे ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव में लगे थे। मगर क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट कैपिटल, देश का कैपिटल नहीं है और मीडिया का सेंटर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इंटीरियर में कोई जाकर मेहनत नहीं करता। मगर इससे ज्यादा मंत्री महाराष्ट्र के चुनाव में लगे थे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के चुनाव होने के चलते मीडिया की स्क्रूटिनी दिल्ली के चुनाव पे ज्यादा है, इसीलिए कई सारे सवाल और कई सारी बहस शुरू हो गई है? देखिए, मीडिया का सेंटर है, इसलिए बहस होना स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। कांग्रेस को इन चुनाव में तीसरे नंबर पर माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इन चुनाव में पूरी तरह से विफल साबित रही है और ये चुनाव बाइपोलर हो गया है? बाइपोलर तो नहीं हुआ है, मगर मुख्य विपक्षी दल आप पार्टी बनेगी वो निश्चित है। इससे आपको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में एक मेन अपोनेंट पार्टी को नुकसान होगा? जैसे अगर कांग्रेस कमजोर होती है पूरे देश के अंदर तो इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मगर उसमें हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना मेरा काम नहीं है। किरण बेदी जी को बीजेपी में क्यों लाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने कई बार समाज जीवन के अंदर अच्छा काम करने वाले लोगों को राजनीति में काम करने का हमने प्लेटफॉर्म दिया है। चाहे जसवंत सिंह जी हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, विनोद खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, राज्यवर्धन राठौड़ हो, चेतन चौहान हो, कई लोगों को हमने इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया है। हम चाहते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी उनको प्लेटफॉर्म देती है। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसको 48 घंटे पहले पार्टी में शामिल किया गया हो उसको सीधे सीएम उम्मीदवार बना दिया। देखिए, राज्यवर्धन राठौड़ भी चुनाव का पर्चा भरा उसी दिन वो मेंबर बने, आज वो मंत्री है भारत सरकार में। जो चुनाव होता है इस तरह का पद मिलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनको मंत्री घोषित तो नहीं किया गया था। मंत्री घोषित करना नहीं होता है, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मंत्री कभी घोषित नहीं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। रणनीति नहीं बदली है, कई बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नेता घोषित कर लड़ी है, कई बार लड़ी है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, कई जगह पे लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन इन 4 राज्यों में जैसे आपने बात की, मगर 4 राज्यों को अलग नहीं कर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इतिहास तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है।
झारखंड में, महाराष्ट्र के अंदर, जम्मू कश्मीर जी, ये 4 राज्यों में नहीं लड़े, मगर हम सिर्फ ये 4 राज्य नहीं लड़े हैं, काफी सारा चुनाव हम लड़े हैं। उसी की परंपरा कई बार घोषित करके लड़े, उसके बाद में दूसरे चुनाव में नहीं घोषित किया, उसके बाद में किया है। ये कोई स्थायी रणनीति नहीं होती है, राज्य को नजर में रख के बनाई जाती है। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 8 माह के मोदी सरकार के कामकाज का जनमत संग्रह है, क्योंकि अपरोक्ष रूप से केंद्र राष्ट्रपति शासन के तौर पर मोदी सरकार ही दिल्ली में राज कर रही थी, तो मोदी सरकार के कामकाज का भी ये लिटमस टेस्ट है। देखिए, कोई भी राज्य का चुनाव केंद्र सरकार का जनमत संग्रह नहीं हो सकता, मगर केंद्र सरकार के कामों की असर चुनाव पर निश्चित पड़ती है, मगर उसको रेफरेंडम में गिना देना वो ठीक नहीं है। आप नहीं मानते रेफरेंडम? मैं इसको उचित नहीं मानता। क्या आपको ये नहीं लगता कि केजरीवाल एक अपने पक्ष में सिंपैथी वेव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ऊपर जितने हमले हो रहे हैं उसको अब खुद भुनाने की कोशिश करने लगे हैं वो? चले, दिल्ली के जनता पर छोड़ दीजिए, 10 तारीख को मालूम हो जाएगा कि सिंपैथी मिलती है या सच्चाई जानने के बाद लोग फैसला करते हैं। जैसे उन्होंने अपने गोत्र को पूरे अग्रवाल समाज के साथ जोड़ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एडवर्टाइजमेंट बड़ा स्पष्ट था, हमने आप पार्टी के उपद्रवी गोत्र ऐसा कहा है। ये वैचारिक गोत्र की बात है, इसमें किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मगर उसको भुनाने के लिए अगर कोई जातिवाद पैदा करना चाहता है तो ठीक है, जनता सब जानती है। लेकिन आपने उसकी इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी नहीं की कि ये जातिवादक शब्द, हमने किया है, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर, हमने किया है, शिकायत किया है। क्या वो जानबूझकर जाति इसमें जोड़ रहे हैं? अब वो तो केजरीवाल जी को आपने पूछना पड़ेगा, मगर मैं मानता हूं अब वो जमाना चला गया है। आपको नहीं लगता कि अब जात के आधार पर वोट दिए जाते हैं? क्योंकि जात को आहत ही नहीं किया है, आहत ही नहीं किया है ना। हमने तो आप पार्टी के वैचारिक गोत्र को उपद्रवी बताया है, वो खुद ही कहते हैं हम एनार्किस्ट है। एनार्किस्ट का हिंदी भाषांतर करे तो उपद्रवी होता है। हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा है उसको प्रतिबिंबित किया है। अमित जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर है वो ये है, आपको क्या लगता है एक 2 साल की राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को खत्म करके किस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड गेन किया है? एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित शाह जी क्या सोचते हैं? देखिए, लोगों के अलग अलग मुद्दे के असंतोष को इकट्ठा करना और भ्रामक प्रचार कर एक भ्रम पैदा करना कुछ समय के लिए सफलता दे सकता है, परमानेंट सफलता नहीं मिल सकती है। उनको पहले भी दिल्ली के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था, भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे थी, उन्होंने अनैतिक गठबंधन कर सरकार बनाई। दिल्ली के चुनाव के अंदर उनकी 7 की 7 सीटों वो हारे, देश में 400 सीटें लड़े, उसमें से 350 सीटों पर वो हारे, और अब ये चुनाव लड़ रहे। देखिए 10 तारीख को क्या होता है। आपको नहीं लगता कि इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है? मुझे क्या लगना, पूरे देश को लगता है। वो शिक्षा नीति पे बात नहीं करते, वो रक्षा नीति पे बात नहीं करते, उनकी पार्टी की अर्थनीति के बारे में बात नहीं करते, सोशल रिफॉर्म्स के लिए उनकी पार्टी की कोई नीति उजागर नहीं करते। अब क्या कर सकते हैं वो? लेकिन फ्री पानी और हाफ रेट पर बिजली देने का दावा करते हैं। क्या बीजेपी इन फ्री बीज के खिलाफ है, ये फ्री में चीजें देने के खिलाफ है? बीजेपी किसी चीज के खिलाफ नहीं। हम मानते हैं कि चीजों को मतलब दर कम होना चाहिए, इसमें बीजेपी मानती है, मगर इसको चुनाव के अंदर बुनाने के लिए कोई गणित के बगैर झूठे वादे नहीं करने चाहिए। मैं एक पुराना उदाहरण देना चाहूंगा अमित जी, जो लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि प्रियंका गांधी ने जब नीच राजनीति की बात कही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको नीच जाति से जोड़ दिया था जब वो इलेक्शन कैंपेन से लड़ रहे थे। अगर केजरीवाल ने इसको अपनी जाति से जोड़ा है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मगर हमने इसमें केजरीवाल जी की जाति का कोई शब्द प्रयोग ही नहीं किया, इसलिए वो गलत है। हर बात को अपनी तरफ मोड़ लेना ये केजरीवाल जी की विशेषता है। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? चले, इस तरह की चतुराई से मैं नहीं मानता। राजनीति अच्छी होती है, लंबी होती है, ये मेरी मान्यता है। जनता क्या मानती है वो कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ जाएगा। एक बड़ा मुद्दा बना जिसको आपने और कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया इन चुनाव के अंदर कि पीएम की रामलीला मैदान में भीड़ नहीं आई, और इसको इस चुनाव में बहुत जबरदस्त ढंग से भुनाया गया।
भारतीय जनता पार्टी भी तमाम मुद्दों को साथ में लेकर चलती है। ये एक मुद्दा कैसे बन गया, जबकि रामलीला मैदान की रैली को अगर देखा जाए तो वो एक सफल रैली थी बीजेपी के लिहाज से। अब मीडिया के कुछ दोस्तों ने उनकी मदद कर दी, हम क्या कर सकते हैं। इस देश में मीडिया स्वतंत्र है और होना भी चाहिए। काले धन को लेकर कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत सवाल उठा रही है कि 15 लाख रुपए काला धन कब आएगा अकाउंट के अंदर, कब अकाउंट के अंदर आएगा, और इसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू बनाया। काले धन के लिए इस सरकार ने बहुत गंभीरता से काम किया है। सबसे पहले एसआईटी बनाने का काम कैबिनेट के प्रथम प्रस्ताव के अंदर ही किया है। पहला कैबिनेट का प्रस्ताव ही एसआईटी बनाने का था। 2 साल से जो 700 बैंक अकाउंट्स के डिटेल भारत सरकार के पास पड़े रहे थे, जांच नहीं होती थी, उसको हमने 1.5 ही महीने में एसआईटी को सौंप दिया, उस पर जांच चल रही है। भारत सरकार पूर्णतः गंभीर है। और 15 लाख जो अकाउंट में आने की बात कही जा रही है, एक बार पैसे वापिस आने दीजिए। तो क्या 15 लाख रुपए मिलेंगे? एक बार पैसे वापिस आने दीजिए ना। आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि 15 लाख? एक बार पैसे वापिस आ जाने दीजिए। भारत सरकार गंभीरता से काले धन पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है। आपने कुछ इंटरव्यू में कहा है कि 15 लाख तो सिर्फ एक जुमला था। मैंने ऐसा नहीं कहा है। जितना भी पैसा वापिस आएगा वो गरीबों की कल्याण की योजनाओं के पीछे खर्च किया जाएगा, ऐसा कहा है आपने। अमित जी, दूसरा एक मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है चुनाव प्रचार के अंदर कि प्रधानमंत्री महंगे महंगे सूट पहनते हैं और 10 लाख का उन्होंने सूट पहना। ओबामा पहले राहुल गांधी जी इतना बता दे, प्रधानमंत्री की सूट की कीमत उनको कौन बताकर आता है? उन्होंने अखबार में पढ़ी। वो अखबार वालों को कौन बताता है जी? अब ऐसी काल्पनिक बातों पे इतने बड़े नेता ने रिएक्शन देना मैं उचित नहीं समझता, और मैं इनके रिएक्शन पर कोई रिएक्शन देना नहीं चाहता। आपके नजर में दिल्ली चुनाव के मुद्दे क्या हैं? दिल्ली चुनाव का मुद्दा निश्चित रूप से विकास का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 चीजों पर बल दिया है। एक तो अनधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्यादेश निकाला है, और झुग्गी झोपड़ी में के अंदर जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं वहां पर भी उनको पक्के मकान बनाकर देना, अच्छे मकान बनाकर देना, इसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दिल्ली के अंदर पानी, बिजली, सड़क और ट्रैफिक, ये चारों मुद्दों को कुल मिलाकर समस्या रहित करना और कानून और व्यवस्था ठीक करना। लेकिन अनाधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कदम पर लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या रजिस्ट्री होगी, अभी तक कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, क्या उस पर लोन मिलेगा, क्या वहां पर जो गंदगी है वो साफ होगी, क्या सीवर डलेगा? मैं अभी इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, मगर अपने आप में कार्यादेश परिपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण है। पानी के मुद्दे पर बीजेपी की क्या पॉलिसी है सर? पानी के मुद्दे पर हरियाणा के साथ संवाद कर दिल्ली की पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। हमने किया भी है, हरियाणा सरकार ने पानी छोड़ा भी है, और जहां तक वितरण का सवाल है, एक सुचारू व्यवस्था बनानी चाहिए। इस बार बीजेपी घोषणा पत्र नहीं लाई है, विजन डॉक्यूमेंट लाई है। महाराष्ट्र में भी हम विजन डॉक्यूमेंट लाए थे, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक जी। लेकिन ये बीजेपी के चुनावी वादे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो विजन हमने लोगों के सामने रखा है, अधिकृत तरीके से रखा है, इसमें कोई अनधिकृत बात नहीं है। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या उम्मीद देखे? देखिए, 8 महीने के अंदर जिस तरह से मोदी जी की सरकार चली है, और देश भर के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली है, वो सरकारों ने अच्छा परफॉर्म किया है और बार बार प्रजा का मैंडेट जीता है। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि यहाँ डेवलपमेंट करने वाली सरकार आए, विकास करने वाली सरकार आए, संघर्ष की जगह विकास का एजेंडा लेकर आगे बढ़े, ऐसी सरकार आए। चलो चले मोदी के साथ या चलो चले बेदी के साथ? देखिए, मोदी जी हमारे देश के नेता है, उनके तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनती हैं और काम आगे बढ़ता है, और बेदी जी को हमने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मैं मानता हूं कि दोनों के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए अच्छा करेगी। चलो भैया, बहुत एक सवाल सिर्फ सर जी कर लीजिए। दिल्ली में कमी रही तो जिम्मेदार कौन होगा? कमी रहेगी ही नहीं, आप कल्पना मत करिए। हम बहुत अच्छे मार्जिन से 10 तारीख को चुनाव जीतकर बाहर आएंगे, और 10 तारीख को 2 बजे आप फोन करिएगा बधाई देने के लिए। धन्यवाद। बधाई देने के लिए फोन करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या अमित शाह सोते नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी सोता हूं, मैं भी इंसान हूं,
और सबकी तरह मैं भी आराम करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी। तो ये थे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। लेकिन चलते चलते हम आपके साथ सोते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी सोता हूँ, मैं भी इंसान हूँ और सबकी तरह मैं भी आराम करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी। तो ये थे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। लेकिन चलते चलते हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 7 तारीख को अपने मतदान का इस्तेमाल, मत प्रयोग का इस्तेमाल जरूर करें और मतदान जरूर करें।